और श्री गौ सेवा समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का जो कार्यक्रम है वो निरंतर श्री गौ सेवा समिति के द्वारा चलता रहता है और विभिन्न जगहों पर हमने वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम संपन्न किया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस आई श्री खोडियार माता गौशाला में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना कर सकते हैं उतना प्रयास निरंतर करते रहें। जितने भी अतिथि आए हैं उनका सम्मान किया जा रहा है और सम्मान के उपरांत जो है हम पौधारोपण के लिए पास की जगह पर गड्ढे किए गए हैं, उन गड्ढों में पौधारोपण करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर भोजन के लिए सभी साथ में भोजन करेंगे। मैं अक्षय करता हूँ। इंदौर में 20 सिटी में नंदानगर स्थान है, वहाँ पर साई मंदिर में हमारी एक गौशाला है। वहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का ट्रस्टी हूँ और वहीं के थ्रू हमने मोतियों का निर्माण का कार्य शुरू करा था और उसी प्रकल्प के थ्रू मेरा बाबूलाल जी भाई साहब से परिचय हुआ था, तब से हम साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी जो अभियान चलता है आप सभी का, मुझे आप सभी का आपस में बहुत सहयोग रहा है। प्रत्यक्ष मिलना पहली बार हुआ है, बाबूलाल जी भाई साहब से बहुत बार हुआ है, लेकिन बाकी सब पूरी टोली से पहली बार मिलना हुआ है। हमारी जो संस्था है गो समग्र, आप ये मान के चलिए कि इसका कार्य केवल गो को समग्र रूप से विकसित करना, यही इसका उद्देश्य है। हम आप गौशाला से जुड़े नहीं जुड़े हमें कोई मतलब नहीं, आप गौ माता से जुड़े हैं उससे हमें मतलब है। आप गौशाला जाते हैं डेली, नहीं जाते कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके मन में गौ के प्रति भाव है, आप घर बैठ के अगर गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो इससे हमें मतलब है। तो एक्चुअली हमारा जो उद्देश्य है गौ समग्र का, उसमें गौ माता का समग्र विकास कैसे हो, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी देता हूँ कि गौ माता, भाई साहब ने भी अभियान चलाया था कि गौ माता को दान की आवश्यकता नहीं है, वो तो दुनिया को चलाने वाली है। जब वो दुनिया को चला रही तो खुद का लालन पालन नहीं कर सकती क्या? जमाने को पूरी दुनिया को लालन पालन करने वाली है। भगवान को जो स्थान दे सकती है अपने शरीर में, भगवान जिसके लिए जाते हैं कि हमको माँ स्थान दे दो, लक्ष्मी मैया खुद गई कि माँ मेरे को जो स्थान दे दो। माँ ने कहा कि मेरे पास अब स्थान सीमित नहीं है, तो लक्ष्मी मैया बोले कि मैं आपके गोबर में स्थान ले लूँगी। गंगा मैया बोलती है मैं आपके गोमूत्र में स्थान ले लूँगी। शरीर में स्थान नहीं तो क्या हुआ, मतलब उसकी कितनी महिमा होगी। तो क्या उसे दान की आवश्यकता है क्या? नहीं है। बस ये हुआ है कलयुग के प्रभाव के कारण, कलयुग का प्रभाव ही बोलेंगे, जिसके कारण उनकी अपन जैसे तुच्छ लोग उनकी अवहेलना कर रहे हैं। बस ये हो, ऐसे हो, इस पे हमारी संस्था कार्य कर रही है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे गोबर है तो गोबर की खाद बनती है, तो खाद जब बनती है तो खाद का क्या उद्देश्य रहता है, गोबर की ही क्यों बनती है, लोगों को जानकारी नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि हरित क्रांति लाई सरकार, पहले भी खेती होती थी, भारत कृषि प्रधान, हरित क्रांति के बाद तो हुआ नहीं, उसके पहले भी कृषि प्रधान देश था, उसके पहले भी खेती होती थी। तो ये हरित क्रांति क्यों लाया? ये सब विदेशी षड्यंत्र था। उन्होंने क्या करा कि वो अपने को जो अपन बोलते कि आयुर्वेदिक अपन इलाज करते थे, आज भी होता, बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक होम्योपैथिक इलाज अपनाते हैं। फिर होम्योपैथी की आवश्यकता क्यों पड़ी? होम्योपैथी अपने भारत का तो है नहीं, अपने किसी ग्रंथ में होम्योपैथी एलोपैथी के बारे में नहीं लिखा है, एलोपैथी सब विदेशों की देन है। इसी प्रकार हरित क्रांति भी जो लाई गई विदेशी ताकतों के द्वारा लाई गई। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था जो अपने वो गाय प्रधान या कृषि प्रधान बोल ले, उस पर अटैक करा। बोले ये जब तक ये कृषि प्रधान ये गाय के ऊपर है, इनको अपन जब तक कमजोर नहीं करेंगे, इस कड़ी को, खेती को जब तक नहीं तोड़ेंगे, जब तक अपन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो उन्होंने हरित क्रांति लाई, वो जैविक कीटनाशक उन्होंने बना के बेचे, अपने खेतों को नष्ट करा, मिट्टी को, जो अपना मेन है गौ और मिट्टी, उन दोनों पे उन्होंने हमला करा।
तो इस प्रकार से उन्होंने अपन बहुत लंबी प्रोसेस हुई, धीरे धीरे तो जाएगी भी धीरे धीरे, ये पक्का है। तो हमारी जो संस्था है गौ माता को सक्षम कैसे बनाए इस पर कार्य कर रही है। टॉपिक पे आते हैं अपन वापिस। तो एक तो खाद हो गई, दूसरी गैस, जो लोग सोचते ही नहीं है, अपन वो बाहर से एलपीजी मंगा रहे हैं, गोबर में खुद में बायोगैस है जिससे गाड़ी भी चल सकती है, खाना भी बन सकता है, लेकिन अपन उसका हवा में मीथेन के रूप में छोड़ के प्रकृति का नाश कर रहे हैं, नाश ही कर रहे हैं। अगर मीथेन बाहर जा रही है तो कहीं ना कहीं वो ओजोन लेयर पे क्षय कर रही है। ये बहुत दूर की सोच है, आदमी सोचता नहीं कि ओजोन लेयर कैसे क्षय हो रही है, वो केवल ये सोचता है कि ऐसी और इससे हो रही है, लेकिन गोबर से जो गैस निकल रही है उसमें भी मीथेन रहती है और वो भी ओजोन को क्षय कर रही है और बहुत बड़ी मात्रा में कर रही है, जिसका अपन उपयोग करके वो क्षय भी रोक सकते हैं और उसका उपयोग भी अपन निःशुल्क ले सकते हैं। अपने को किसी को एलपीजी खरीदना नहीं पड़ेगी। तीसरा, गोबर से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, ये तो सीधी बात हो गई जो अपने को दिख रही खाद गैस। इसके अलावा गोबर के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, कंडे बना सकते हैं, अपन धूपजोत करते हैं। शवदाह, शवदाह में अपन पेड़ काट देते हैं, एक शवदाह में 2 से 4 पेड़ कटते हैं, तो वो पेड़ भी प्रकृति का नाश भी कर रहे हैं अपन, बोला हर तरह से नेगेटिव पॉइंट है वो। तो वही शवदाह अगर कंडों से हो तो गौशाला की आय भी होगी, गौ माता स्वावलंबी भी बनेगी और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। इसी प्रकार बहुत सारे दूसरे उत्पाद भी है। अपन दैनिक दिनचर्या में जो अपन साबुन यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर में अपन पोछा लगाते हैं तो उसमें जो फिनाइल यूज़ करते हैं, या फिर अपन जो बर्तन मांजते हैं जो राख यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं, वो गौ माता से अपने को निःशुल्क प्राप्त होते हैं। लेकिन अपन उसके बोलते हैं ना कि जो निःशुल्क प्राप्त हो रहा है उसकी कीमत नहीं रहती। तो यही हुआ है। दातुन जो थी अपन को निःशुल्क नीम से प्राप्त होती थी तो उसकी कीमत नहीं हुई, अपन ब्रश खरीद के पेस्ट खरीद के उसको करने लग गए, जबकि वो नेगेटिव पॉइंट है, वो अपने शरीर को हार्म करना कहीं ना कहीं। आप ये सोचो कि जब कोलगेट आना शुरू हुआ था तो सबसे पहले वो कोलगेट आया था कि आपके दांतों को मजबूत करेगा, फिर आया था कि इसमें कैल्शियम है, फिर आया इसमें नमक है, फिर आया इसमें कोयला है, फिर वापस बोले कि नमक से वो नाश होता है तो वापस वो उन्होंने आगे कि इसमें नीम की पत्ती था, वो इसके गुण है, अदरक, नीम की पत्ती और हल्दी के गुण है। अब कोई नया आगे आ जाएगा तो उनको ये सहारा लेना पड़ रहा है। अपने पास जब डायरेक्ट नीम के दाते हैं तो अपन फिर क्यों खरीदे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अपनी दिनचर्या हमारा पेट भी है में अपन गौ माता को बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया आती है तो हमारा पेट खराब होता है, दस्त लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको लैक्टोबैसिलस देते हैं, मतलब जैविक गुड बैक्टीरिया, जैसे दही से लैक्टोस, अपना नींबू सत से साइट्रिक एसिड, ये एसिड से हम हमारे पेट को सही करते हैं। मतलब तो हम हमारे मिट्टी में कार्बन की कमी के कारण, जो कार्बन आज की जो स्थिति है, मतलब कि पूरा मतलब सरकार का रेशो है, कार्बन की मात्रा 0.3% रह गई है, जबकि 1% होना चाहिए और 3.5% सॉइल, अच्छी सॉइल के लिए 3.5% मतलब कार्बन की आवश्यकता होती है। अभी आप क्या, पहले ये जो एरिया है ये पूरा मिर्च और कपास का बेल्ट है, जो बड़वा एरिया में जो था, आज के 10 साल 12 साल पहले बहुत अच्छी मिर्च का उत्पादन होता था। आज क्या स्थिति मिर्च की, खत्म है। लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें वायरस आ रहा है, वायरस नहीं है, ये निमेटोड्स के कारण हो रहा है। सॉइल में कार्बन की मात्रा की कमी, उसके कारण हमारे पोषक जीवाणु, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फंगस आता है सॉइल में, है ना, गठान बनती है मिर्च के नीचे, तो फंगस है तो हम क्या करते हैं, कार्बेंडाजिल, मेटाक्सिल ये डाल रहे हैं। लेकिन हमने जैविक कार्बन नहीं होने के कारण हमारे जो ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास नाम के जो पोषक हमारे मित्र जीवाणु थे वो हमने ख़त्म कर दिए। तो अभी जो कार्बन की कमी के कारण, मतलब 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ बैक्टीरिया की संख्या होना चाहिए थी, अभी 10 लाख है। तो इसको हम 10 लाख से 1 करोड़ ले जाना है तो कार्बन की मात्रा हमको बढ़ाना पड़ेगी। अब कार्बन के स्रोत क्या क्या है। कार्बन एक तो हमारे जो पत्ते हैं ये गिरते हैं, इसको संग्रहित करके हम खुद खाद बना सकते हैं। दूसरा अपने गौ माता का गोबर है, उससे हम उसमें अगर व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से उसके प्रोसेस करेंगे तो उसमें 18% करीब कार्बन गौ माता गोबर से मिलता है। उसके बाद में हमारे यहाँ जो गीला कचरा निकलता है, गीले कचरे से जैसे हमारे पालक, मेथी के पत्ते ये सब निकलते हैं, इसमें से भी हम जैविक खाद बना सकते हैं। मतलब तो ये कार्बन के स्रोत है
इस स्रोत को जब तक हम मिट्टी में नहीं बढ़ाएंगे, आज की स्थिति की गाय का गोबर जो आप रेडी बोलते हैं, जो साल भर रख के वो 2.5 से 3 टन जाएगा, और ऐसा तीनों जैसे ये सारा खाली खेत में डालना होता है। तो पहली फसल ख़त्म हुई और हम अभी क्या कर रहे हैं, जैसे आज फसल लगाई, बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, तुरंत 4 दिन बाद फिर खेत तैयार करते, वापस गेहूँ लगा देते हैं, फिर वापस अभी 3 फसल लेने लग गए। तो जमीन को मतलब विश्राम, ये जैविक की शक्ति है। जब आप उसको उसके प्राकृतिक रूप में उसको बढ़ने का मौका दोगे, उसको पकने का मौका दोगे, उसको बढ़ने का मौका दोगे, तो वो अपने आप आपको आज देखो, आप केला जो बाज़ार में केला मिलता है वो साइज़ में बहुत बड़ा रहता है, मोटा रहता है, लेकिन उसमें वो स्वाद ख़त्म हो गया। लौकी, अगर आप बाज़ार की लौकी लोगे तो उसको पकाने में आपको गैस पे ढक्कन करके फूल पे वो करना पड़ता है, लेकिन वही अगर आप जैविक लौकी खाओगे तो उसका स्वाद अलग रहता है, उसका पकने का समय अलग रहता है, उसमें तेल की एक आध बूंद डालो तो डालो, नहीं तो पानी पे पक जाती है। तो ये कब होगा, जब आप फिर से उस स्थिति पे आओगे। देखो, 2 चीज़ें हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। हरित क्रांति के समय हमारी मजबूरी थी कि हमको देश में खाना चाहिए था, इसलिए हमको वो क्रांति करनी पड़ी, है ना। और उसमें भी विज्ञान ने कभी ये नहीं कहा था कि आप इतना डालो या उतना डालो। उनका आज भी बहुत स्पेसिफिक माप है कि 1 एकड़ के पीछे कितना होना चाहिए। वो ना हमने देखा, ना हमने समझा, हम अंधाधुन उस रेस में चले गए कि डाले जाओ तो हो जाएगा। आज अभी भाई साहब बोल रहे थे कि पेस्टिसाइड, आप दवाई लेते जाओगे, अगर आप उस दवाई को बेकारण लेते जाओगे तो धीरे धीरे आपका बॉडी उसके लिए इम्यून होता जाएगा। आज नींद नहीं आ रही है, आपने 1 गोली ली, 8 दिन बाद आप देखोगे कि उसको 1.5 गोली कर दी आपने, फिर भी नींद नहीं आ रही है, आपने 2 गोली कर दी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिना गोली के नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, उसमें वो एडजस्ट कर लेती है अपने हिसाब से कि यार ये तो मेरे को मिलना ही है। अब प्रकृति में क्या होता है कि जब मट्टी में रसायनों की या खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई, मेरा शरीर ऐसा है कि अगर मेरे को बीमारी होती है, अगर मेरे को बुखार भी आता है, और आप देखो कि कोई दवाई नहीं ली, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं ली, उन्होंने अपना पथ्य लिया, वो पथ्य का पालन किया, वो सो गए, पानी पिया, कुछ खाया पिया नहीं, 1 या 2 दिन में आपकी बॉडी अपने आप उसको ठीक कर लेती है। बॉडी में सेल्फ इम्यूनाइजेशन, एक जो अंग्रेजी का शब्द है कि खुद को सुधारने की शक्ति है, वैसे ही मट्टी में है, वैसे ही ज़मीन में है, वैसे ही खेतों में है। लेकिन उसके लिए जैविक खेती विषय में वक्ताओं ने बात रखी होगी। जैविक खेती का ट्रेंड चल गया है, लेकिन बहुत सारे कारपोरेट इसमें घुस गए और वो खेती के नाम का पंजीयन करा के CSR में जा कर के ICR में उसका पंजीयन होता है, और एपेडा उनको सर्टिफिकेट जारी करता है और वो उसके नाम से फसल बना के बेच रहे हैं। जैविक खेती का अर्थ है, अभी प्रधानमंत्री जी की जो नव कार्यक्रम है उसमें वृक्षारोपण, परिवार प्रबोधन, संयुक्त परिवार में रहें। अभी ये जो ट्रेंड चला है कि मेरी शादी हुई और मैं और मेरी औरत, ये ख़त्म। हम परिवार में संयुक्त रूप से रहेंगे तो परिवार का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, और जो काम कर रहा है उसको सुविधा मिलेगी। दूसरा, गोपालन। लेकिन गाय कौन सी? तो वो सब जर्सी ले आए, दूध की बात चल रही थी, है ना। फिर वो पानी मिलाने वाली बात। तो ये जो जर्सी गाय है, इनकी जगह हम देसी नस्ल की गायों का पालन करें, और गायों का पालन करेंगे, पशुधन बढ़ेगा, तो आप जैविक खेती कर सकते हैं। उसमें गोमूत्र है, गोबर है, इससे खेती में हो सकता है कि पहली बार दूसरी बार करेंगे थोड़ा उत्पादन कम आएगा, लेकिन आने वाले साल में रासायनिक खाद से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन जैविक खेती से हो सकता है। और इसको कई लोग कर रहे हैं, जा कर के देखना चाहिए। और पेस्टिसाइड और ये जो छिड़कते हैं उससे आपके फसलों पर फंगस आते हैं या कीट पतंग
आते हैं जिससे कई प्रकार की बीमारियां होती है और फसल नष्ट होती है। लेकिन यदि आप जैविक खेती करेंगे और गौमूत्र से करेंगे तो जो आपने रासायनिक तत्वों का उपयोग करके खेतों में जो आपके मित्र लोग थे, मित्र कीट थे, मित्र जीव थे, उनको जो नष्ट कर दिया है, उनका फिर से ज़मीन में निवास होगा और वो आपकी फसलों को कीट पतंगों, फंगस और अन्य अन्य बीमारियों से फसल को बचाने की उसके अंदर शक्ति पैदा करेंगे। तो गौमूत्र, गोबर, इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। फिर जो है हम जो अन्न खा रहे हैं इसमें जो है वो मोटा अनाज, इस विषय पर भी उन्होंने ध्यान दिलाया लोगों को कि ये जो गेहूं है इसको खाने की जगह हम ज्वार है, बाजरा है और कोदो है, कुटकी है, अन्य अन्य प्रकार के जो पुराने लोग खाते थे वो अन्न को खाएंगे तो बीमारियां कम होंगी। अभी हर 2-3 घर को छोड़ करके हर एक घर में 3 घर 4 घर के बाद में किसी न किसी को बीमारी है और विशेष रूप से कैंसर कई क्षेत्रों में अपने पैर पसार चुका है। अभी हम एक ज़िले में गए तो वहाँ तो कैंसर के मरीजों की संख्या हर दूसरे घर में है। तो ये जो कैंसर आ रहा है ये हमारे खान पान से आ रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो खान पान के साथ में हमने जो डिस्पोजल अपना लिया है, प्लास्टिक, पंक्तियों में प्लास्टिक की पत्तल, प्लास्टिक के दोने, पानी पीने के लिए प्लास्टिक, बाटल से पानी, ये कैंसर का बड़ा सर्वाइव करने का साधन है। उसको यदि हम जीवन में से कम करें, सामाजिक कार्यक्रमों में हमारे पत्तों की पत्तलें उपयोग करें, डिस्पोजल नहीं लाएं, पानी बाटल में नहीं पिएं और जितना डिस्पोजल चाय वगैरह में हम पीते हैं उसमें जो एक प्लास्टिक की बहुत माइक्रोन पर चढ़ी रहती, जो घुल के हमारे अंदर जाती, जिससे कैंसर होता है। तो ये जो डिस्पोजल पद्धति संस्कृति आई है इसको भी हम बंद करें, यही प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और आज मेरे को इतनी बात आप लोगों को कहनी थी, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं, तो आने वाला भविष्य, हमारे जो आने वाली संतानें हैं उनका भविष्य हम सुरक्षित कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपकी मंशा के अनुरूप ही हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे आपने मंशा जाहिर की कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तो मैं आपको बता दूं कि अगला कार्यक्रम हमारा यहाँ पर पौधारोपण का है और उसके लिए हमको यहाँ से जाना है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आपको बता दें कि आज का हमारा ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से डिस्पोजल मुक्त है। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्पोजल का उपयोग इस कार्यक्रम में नहीं करेंगे। उसके लिए हमने हमारी श्री गौ सेवा समिति के द्वारा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रति शनिवार जो है हम 100 पौधों का पौधारोपण हर अलग अलग जगहों पर जाकर करते हैं। इसी कड़ी में ये हमारा ये 4थी जगह पर पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। आगामी अन्य दिवसों में भी हम विभिन्न स्थानों पर जाकर पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी गौ सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर एक बर्तन बैंक की स्थापना की गई है। उस बर्तन बैंक के माध्यम से हम विभिन्न कार्यक्रमों में लगने वाले बर्तनों को मुहैया कराते हैं और लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करते हैं कि वो अपने कार्यक्रम में डिस्पोजल का उपयोग नहीं करें। पौधारोपण और डिस्पोजल का उपयोग न हो, इसी के साथ साथ हम प्रति रविवार जो है माँ नर्मदा के किनारे 1 घंटे श्रमदान करके वहाँ पर सफाई का कार्यक्रम भी हम नियमित रूप से करते चले आ रहे हैं। तो मैं अरे क्या पुरानी पकड़ निकल गई दादा से। तो
अरे